अस्सलामुअलैकुम 70 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ नावल रूह नशीं राइटर मरवा मिर्ज़ा नावल्स। तो पिछली किस्त में आपने बहुत ही गंदा रिस्पांस दिया है, अच्छा नहीं दिया, तो इसलिए मैंने उदास हो के आज वाली किस्त में बहुत सारे झटके एक साथ दे दिए हैं। तो अब मुझे नहीं पता, तो जैसी भी है तो कबूल करें एपिसोड। तो कल की लगता है आपको पसंद नहीं आई एपिसोड, तभी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। तो देखते हैं आज की पर क्या रिस्पांस आता है आपका। तो लेट्स स्टार्ट। एक नया दिन रूहे ज़मीन पर उतरा तो था, पर आज माहौल और मौसम में अजीब किस्म की यासियत और कनूतियत घुली थी। ध्यान और पिनार के वलीमे में शिरकत को जवाद और आयशा भी वापस लाहौर आ गए थे, मगर खान बाबा की चूँकि तबीयत की नासाजी के सबब सफ़र मना हो चुका था तो वो ना आ पाए। जबकि अंसारी हवेली में फजर के वक्त ही हलचल शुरू हो गई। मिशी ने जल्दी जाकर थोड़ी रिवीजन की, जबकि अलमान ने इसे खैर से पहुँच जाने का मैसेज कर दिया, जिससे वो मज़ीद मुतमईन हो गई। जबकि वो कॉल ना कर पाया क्योंकि जाते ही ड्यूटी स्टार्ट होने को थी और मिशन पहले ही तैयार था। अलमान की हुंजा कैंप वापसी होते ही अदाहिल को लेकर नए मिशन की तैयारी फजर के वक्त से ही शुरू थी। मेजर गुलजार को इन गुज़श्ता 4-5 दिनों में धमकियां हनूज मिलती रहीं। अब उनके बीवी बच्चे तो थे नहीं, वरना वो लोग उनकी फैमिली पर लाजमन अटैक करवा के मेजर गुलजार से अपने मुतालबात मनवाते। फजर के वक्त कैंप बेस में हंगामी बुनियाद पर मीटिंग अरेंज की गई। कैप्टन अलमान और 27 रुकनी मिलिट्री टीम, जिसमें कई लेफ्टिनेंट मौजूद थे, कई सिपाही। इस बार भी मिशन की मेन कमांड अलमान सियाल के हाथ थी। असद भी वापस आ चुका था। अदाहिल अब तक आर्मी की गिरफ्त में था, लेकिन अभी तक इसने एक लफ्ज़ भी ना उगला। इस पर तशद्दुद ना करने के ऊपर से सख्त आर्डर्स थे। इसके बावजूद भी इसको कई छोटे मोटे झटके बदस्तूर दिए जा रहे थे, मगर वो कोई आम मुजरिम नहीं था, डॉन था, जिसे मरना तो सिखाया गया था, मुंह खोलना नहीं। इस बार वो लोग दुगनी ताकत का मुजाहरा करेंगे, ये उनकी धमकी है, इस पैगामात से वाज़िया है। देखो ज़रा किस किस्म के इश्तियाल अंगेज़ जुमले हैं। हंगामी मीटिंग में मेजर गुलजार ने तमाम टीम को ब्रीफ किया और उसके बाद कैप्टन अलमान को अपने ऑफिस रूम बुलाया और वो तमाम पैगामात दिखाए जिनके हर लफ्ज़ से नफरत, फसाद और इंतकाम छलक रहा था। दिलावर जुनेजो नाम है इस मेन लीडर का। अदाहिल को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लोगों के चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। तुम जितने लोग हमारे लोग ख़त्म करोगे, हम हुद्र पौधों की तरह उगते चले जाएंगे। बुज़दिलों की तरह छुप क्यों गए हो? सामने आकर मुकाबला करो। कहाँ है तुम लोगों का वो कैप्टन? क्या इतना ही दम था इसमें? वो पैगाम पढ़ता अलमान आखिर तक गायबाना नफरत से जबड़े भेजता नजर आया, जबकि मेजर गुलजार भी किसी परेशान करती सोच में गुम बैठे थे। इसे तो मैं बताऊंगा असल बहादुरी। क्या कोई और भी मसला है मेजर? अलमान का पहला जुमला वो सुन ना सके। तभी अलमान को मेजर गुलजार के चेहरे का तनाव देखते फिक्र ने घेरा और मजीद सवाल पर मजबूर किया। ऊपर से प्रेशर आ रहा है। अलमान, अदाहिल को छोड़ने का कहा जा रहा है। मेजर जनरल ने मुझे खास लीगल नोट अरसाल करवाया है कि मैं खुद भी इस मामले से हट जाऊं और कैप्टन अलमान सियाल को भी रोकूं। अब मैं सख्त परेशान हूं। मेजर गुलजार की बात सुने अलमान के सीने में आग लपकी, चेहरे पर सख्ती और तनाव छा गया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये जानते बूझते कि अदाहिल हमारे मुल्क के लिए कितना बड़ा नसूर है? किस मुंह से वो उसकी आज़ादी की बात कर रहे हैं? डिस्कस्टिंग। जाने हम लोग ज़ाया करें, हर बार क्रेडिट ये सीनियर्स हथियार लेते हैं और इंसाफ और कानून के वक्त इनको ऐसा गंदा रहम याद आता है। एक मुजरिम और गुनहगार पर रहम खाने वाला खुद बड़ा मातूब है। अलमान के माथे की रगें गुस्से और अताप से फूल उठीं, जबकि मेजर गुलजार इस पर मजबूर थे। उनके चेहरे पर बेबसी की शिकनें अलमान को बिना गौर दिखाई दी। तुम मेरे सबसे काबिल कैप्टन हो, तभी ये परेशानी तुमसे शेयर की। मैंने लीगल नोट का जवाब इनकार में दे दिया है, जिसकी वजह से मेजर जनरल ब्रिगेडियर कम गुस्से में मुब्तला है। मुझे शुबा है उनकी और दिलावर जुनेजो के बीच सालसी के मामला तय पा गए। देखो अलमान, करप्शन और नाइंसाफ़ी हर महकमे में होती है, ये नया नहीं है। बरसों से ताकत ऐसे दरिंदा से फैसले करवाती चली आ रही है। तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया कि तुम मेरी मदद करो। अदाहिल को छोड़ना अपने मुल्क से सीधी सीधी गद्दारी है। मेरी आखिरी उम्मीद अब बस तुम हो। मेजर गुलजार के लहजे में तकलीफ और बेबसी थी, जिस पर अलमान ने हस्बे मंशा खामोशी इख्तियार करते कुछ देर तक उनकी सिम बेतासुर निगाहों से देखा। अदाहिल को मेरे जीते जी आज़ादी नहीं मिल सकती, ये आपसे मेरा यानी कैप्टन अलमान सियाल का वादा है, और इस दिलावर जुनेजो को इस फौजी मामलात में मुदाखलत की जो सज़ा अब मैं दूंगा मेजर, वो उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। मुझे इजाज़त चाहिए आपकी इस मिशन को अपने तरीके से हैंडल करने की। अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो मुझे इजाज़त देने में लम्हा भी मत सोचिएगा। अलमान अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। मेजर गुलजार भी रंदे चेहरे के संग घबरा जाते उठे। अलमान, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है मेरे शेर। वो कुर्सी मेज़ के बीच से निकलकर सामने आते से शानों से थाम कर झंझोड़ गए। अपनों के हाथों न जाए बस, और कोई फिक्र नहीं। मैं आपका ये उठा सर झुकने नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा करें। फौजी की जीत गाजी और हार शहीद के रुतबे पर आकर रुकती है। ऐसे फैसलों में सोचना नहीं चाहिए सर।
दुआ दें, मुझे रवानगी की तैयारी करनी है। अरमान के असूली फ़ैसले पर उनका दिल फड़फड़ा उठा। वो बहुत अज़ियत में थे। अगर अरमान दुश्मनों से बच भी जाता तो अपने लोग ही इसे इस खिलाफ वर्जी पर सज़ा देते, और इस वक्त इस चीज़ का खौफ मेजर गुलजार की आंखों में हलकोरे ले रहा था। मुझे माफ़ कर देना कैप्टन अरमान सियार, मैंने तुम्हें इस बार फिर मुश्किल में डाल दिया। कई साला फोर्स के बीच बहुत बार मुझे मजबूर किया गया, लेकिन पहली बार अपने बंधे हाथों के बावजूद मेरी सांस आज़ाद है, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा हीरा है। मैं तुम्हें ये मिशन अपने तरीके से हैंडल करने की इजाज़त तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम गाजी के रुतबे पर फाइज चाहिए हो। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम्हारी अपने लोगों से हिफाजत के लिए अगर मेजर गुलजार को जान से भी हाथ धोना पड़ा तो मंजूर है। ये दिलहराश मुलाकात खुद अरमान ने इस तकलीफ तमहीद पर मुनकिता की, और क्योंकि उसे अलविदा कहना हमेशा बुरा लगता था, वो अपनी आंखों में उतराती सुर्खी दबा ना सके और अरमान को गले लगाकर रवानगी के लिए रुखसत किया। हुंजा की वादियों में फैली स्याही का हाथमा करीब था, या फिर मासूम जाने एक बार फिर कुर्बान होने वाली थी। इसका फैसला चंद अगले घंटे करने वाले थे। मैं तुम सबको सीधा हाल में ही ज्वाइन करूंगा। तुम तलाल चाचू के साथ चली जाना, ओके? ओज़ान ने ड्रेसिंग के सामने रुकते अपने बाल ब्रश करके सेट किए और उधर पर 2 स्प्रे परफ्यूम के महकते खुशबू सरापे के जलवे बिखेरता पलटा, जहां सादा से गर्म जोड़े और उन्हीं जर्सी में मोजे पैरों में पर चढ़ाए बाल खोले क्यूट दिखाई देती जीनू उसकी शर्ट के लिए मैचिंग कफलिंग निकाल कर पलटी और करीब आती दोनों कफलिंग्स पकड़े पास रुकी। ओके, लेकिन आपको सुबह सुबह क्या काम आन पड़ा कि अपनी वाइफ को लिफ्ट किए बिना जा रहे हैं? जीनिश ने उसके दोनों कफलिंग्स लगाते स्टील ब्लू कलर का मैट्रेस पर पड़ा ड्रेस कोट पकड़कर उजान को पहनाया। ब्लैक की हमराज वो ज़रा डिफरेंट कलर पहनने के मूड में था और खींच जच भी रहा था। चेहरे की तरोताज़गी बता रही थी कि आज के दिन का इज़्तिराब गुजरी शब ने कदरे ज़ाहिर किया है। उजान ने उसकी गुलाबी काल को उंगलियों में लेकर खींचते जीनिश की जेलसी पर महजूज मुस्कुराहट मोहतरमा को बख्शी। जलो मत, डेट पर नहीं जा रहा, वो मेरी ताउम्र तुमसे फिक्स्ड हैं। एक ज़रूरी सेशन है, वो भी 14-15 साल की बच्ची के साथ। शाम को बताता हूँ तफसील। और हाँ, जहाँ तक बात रही लिफ्ट की, तो अभी बस गुड बाय कर दो, वक्त की कमी नहीं है। उजान ने ड्रेस कोड की सिलवटें मिठाते एक मगरूर नजर आईने से अपने वजीपुर रोब सरापे पर डालते जीनिश को पकड़ कर गिरा, जिसकी आंखें उजान की जानिब उठने की देर थी कि चेहरा हिजाब आलूद हुआ। वो खुशबू मसरूर थी कि वो उसकी जेलसी पर खुश हुआ है। मुझे पता है, बस आप पर नज़र रख रही थी। आप पर किसी का भी दिल आ सकता है और मैं इस किसी को भी किसी वक्त भी दुनिया से गायब कर सकती हूँ। खैर खैरियत से जाएं, पहुँच जाइएगा वक्त पर हाल पर, क्योंकि आपके बिना अधूरा फील होगा। ज़रा पैरों के तलवों पर उठे उजान की गाल अलविदाई बोसे से मुअत्तर किए वो उसकी महकते हिसार से ये जानलेवा सरगोशियाँ किए फौरी दूर हुई, जो उजान के दिन की शुरुआत हसीन कर गई। बहुत खतरनाक हो तुम, चलो टेक केयर। नरमी से जीनू की जबीन चुमे वो अपना फ़ोन साइड टेबल पर से चुककर उठाता कमरे से निकला तो जीनिश भी मुस्कुराकर पीछे ही बाहर निकली। उजान नाश्ते के बिना जा रहा था, क्योंकि उसका इरादा ब्रेकफास्ट मिनहास के साथ करने का था। उजान, यहाँ आओ, कुछ बात करनी है। किचन से बाहर गुजरता वो आईजान की पुकार पर रुका। प्लीज़ आईजान, अभी नहीं, शाम में हम अहम अपॉइंटमेंट है। मिशी आ जाओ बच्चे, देर हो जाएगी। मिशी को यूनी पे वही ड्रॉप करने वाला था, जबकि इसे वापसी पर पिक करने की जिम्मेदारी इसने चाचू पर डाली। मिशी साहिबा, जो ध्यान के हमरा नाश्ते से पहले ही हलवा पुड़ियों को मंगवा कर टूट पड़ते अंदाज में ध्यान से उलझ रही थी, नवाला मुंह में डाले ही अपना बैग और फ़ोन लिए उठ खड़ी हुई। ध्यान भी हंसता हुआ मिशी को देखकर हाथ हिला गया। हद है, चबा तो लो, हो गई इनकी वही पुरानी हरकतें शुरू। और तुम उठो, जाओ पिनार को पार्लर लेकर। ध्यान के सबब मिशी की मुस्कुराहट लौटी। इसकी उजान को दिली खुशी थी, तभी तो सभी दोनों की हरकत पर मुस्कुराए। खुद मिशी हज्जल होती पास आ रुकी, जबकि ध्यान ने ओके का हवाई पोज देते खुद भी पेट पूजा मुकम्मल करते कमरे का रुख किया और मिशी भी उजान के हमरा रवाना हुई। इसे यूनी ड्रॉप के वो सीधा फार्म हाउस निकल गया। उजान सुबह के 10 से पहले ही फार्म हाउस पहुंच गया। मिनहास सिकंदर से मिलकर तबीयत मजीद हशाश बशाश हुई, जो अपनी वालदा और बाई से 14 साल बाद मिलकर खुद भी बेइंतहा खुश व मसरूर लगे। वालदा को तो यकीन ही नहीं आया कि इनका मिनहास जिंदा है। बीमारी तो जैसे बहाना थी। उठकर मुझे देखते ही खड़ी हो गई। बहुत सुकून मिला। मिनहास और वो खूबसूरत से लान में मसरूर अंदाज में खड़े थे। उजान को उनके सुकून ने खुशी बख्शी। वैसे 14 साल आपने खुद के साथ अपनी वालदा और भाई को बहुत सजा दी। मिनहास सिकंदर, फ़र्ज़ अहम था, लेकिन माओ को यूं नहीं सताते। मेरा आपसे इस पर इख्तलाफ हमेशा रहेगा, आपको अच्छा लगे या नहीं। उजान ने साफ गोई का मुजाहरा किया, जिस पर मिनहास धीमा सा मुस्कुरा दिए। ज़हमी सा, क्योंकि कोई और भी था जिसे 14 साल ना करदा गुनाह की सजा दी थी। तुम्हारा इख्तलाफ बजा है, लेकिन मैं साईं को इंसाफ दिलाए बिना खुद पर ज़िंदगी बहाल नहीं कर सकता था। ऐसा मुमकिन ही ना था, और मैं ज़िंदा हूँ इसकी खबर मैंने हमेशा माँ को पहुँचाई। हर इंसान किसी न किसी मामले में बेबस होता है, मैं भी था। लेकिन माँ की बुजुर्गी और नकाहत देखकर अपने सितम पर बहुत तकलीफ़ हुई। मिनहास सिकंदर का चेहरा जैसे आखिरी जुमले पर तारीख पड़ा। उजान ने उनका कंधा जकड़े हौसला बख्श नज़रों में मुकीद किया। चलें, जो हो गया इसे बदला नहीं जा सकता, पर अब अपनी वालदा को जुदाई ना दें।
आपको इस जॉब में खुली छूट है कि जब चाहें अपने घर जा सकते हैं, और मेरी तजवीज़ है कि आप रात अपनी माँ के पास उनकी नज़रों के सामने गुजारें। एक तो आपकी जुदाई, दूसरा आपकी खुशी से महरूम सी वो लेडी शायद इसी से राहत के दिन काट सकें। ओज़ान का दिल किस कदर एहसास से भरा है, इसका अंदाज़ा मिन्हास को था, पर अब जब वो उसके साथ थे तो ओज़ान में खूब दाइब की झलक महसूस हुई। तुम एक फ़रिश्ता सिर्फ इंसान हो ओज़ान दाइब, अंसारी की बख्शिश का वसीला। कुछ बैद नहीं कि उनके जराइम तुम जैसी औलाद के सबब भी धुल जाएं। मैं तुम्हारी तजवीज़ पर अमल करूँगा। वो उसके किरदार के हुस्न और मेहरबान दिल के गर्विदा हुए, जिस पर उजान ने ज़रा सी शरारत चेहरे पर उतारी। और हो सके तो घर बसाकर वालदा के बुढ़ापे को हसीन भी कर दें। अभी भी आप काफ़ी हैंडसम हैं। कोई क्रश, पहली मोहब्बत, नाकाम मोहब्बत, कुछ तो होगी आपकी भी। अजान की दिलचस्पी पर वो दिल जली मुस्कुराहट दिए इससे पहले हंसते नजर किसी शनासा चेहरे से जा टकराई। एक लम्हा वक्त रुका था, फिर सांस रुकी, फिर उनकी हरकत करती कायनात थम गई। कहाँ खो गए? अजान ने उनको पोश की सिम से गुजरते नफूस की जानिब टिकटिकी बांध कर देखा पाए, नज़रों का ताक़ुब किया। वहाँ एक 35-40 की उम्र की नफीस खातून के हमरा एक 14-15 साल की बच्ची थी, जिन्हें अदम वेलकम किए उजान की क्लिनिक की जानिब लेकर बढ़ा। क्या आप इस लेडी को जानते हैं? कहीं आपका क्रश तो नहीं निकल आई? फजान हरगिज़ संजीदा ना था, जबकि मिन्हास के चेहरे पर हज़ारों रंग आकर गुजरे। जाओ, तुम्हारी पेशेंट आ गई है, इस पर फिर बात करेंगे। मिन्हास के चेहरे के बदलते रंग कमेलियन न बामता, ऐसा तो मुमकिन न था। मतलब कुछ है बात करने को इस हवाले से? इंटरेस्टिंग, मुझे इंतज़ार रहेगा। फजान ने मुस्कुराती चिताती नज़रों से मिन्हास को देखा और अपने कदम फार्म हाउस की अंदरूनी तरफ बढ़ाए, जबकि मिन्हास ने चेहरे पर आती नमी हथेली से रगड़ी। जाने ऐसा क्या था कि इस कदर सच सुबह के माहौल में भी घबराहट के मारे उनकी पेशानी अरकालूद हो गई। वहदा वासिफ एक 15 साल की खूबसूरत मगर कम को बच्ची थी। ड्रेसिंग के लिहाज से वो मॉडर्न थी। जीन्स टी शर्ट के हमरा कंधों तक लहराते खुले बाल, जबकि पैरों में लेडीज़ लॉफर्स मुकीद थे, जबकि साथ उसके बोर्डिंग स्कूल की प्रिंसिपल मरजान साहिबा थी। अदम ने दोनों को अजान की क्लिनिक में लाकर बिठाया। जबकि उनको कंफर्टेबल होने का कहे वो ऑफिस से निकला तो अजान रास्ते में ही इसको वहीं जाता दिखाई दिया। साईं वो आ चुकी हैं। अदम ने उजान को बारोब सरापे के हमरा चेहरे पर फिक्र से जाए देखा तो फौरी बताया, ठीक है, तुम नाश्ते का कहो कुक को मिन्हाज हो मेरे लिए। उजान ने इसे ताकीद की और पुरएतमादी के संग कदम अपने हेवन क्लिनिक रूम की तरफ बढ़ाए। आने वाले से पहले उसकी खुशबू ने क्लिनिक में बसेरा किया, जिस पर वहदा और मरजान मुतवज्जो हुई। अस्सलाम वालेकुम उजान ताइब अंसारी। फजान ने अंदर कदम रखे ही थे कि मरजान अपनी जगह से उठकर शाइस्तगी से बोली, जबकि वहदा का चेहरा आने वाले के लिए स्पॉट था। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ हैव अ सीट। फजान ने प्रोफेशनल मुस्कुराहट उनकी सिमत उछालते स्टील ब्लू कलर ब्लेजर के बंद 2 बटन खोलते अपनी नशिस्त पर बरजमान हुए इस प्यारी सी बच्ची की जानिब देखा, जो खुद पर उजान की नज़र पड़ते महसूस किए नज़र चुराकर उसके अलावा हर जगह देखने लगी। बहुत शुक्रिया अदम सर से काफ़ी दिन से मैं अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश में थी, मगर उन्होंने बताया कि कमेलियन कुछ दिन अपने पर्सनल इश्यूज़ के सबब बिजी हैं। फाइनली आपका वक्त मिला, शुक्र है। ये वहदा वासिफ है, हमारे बोर्डिंग के सबसे शार्प स्टूडेंट। मरजान ने खुद ही तारीफ करवाया, जबकि वहदा इस सबसे लाताल्लुक़ कमेलियन की क्लिनिक की सिटिंग सेशन एरिया पर रखे फिश एक्वेरियम को दिलचस्प निगाहों से देख रही थी। तुम करीब जाकर देख सकती हो, वो तुमसे मिलकर खुश होंगी। अजान के मुहातिब करने पर वहदा ने फ़ौरन नज़र अजान पर डाली और बिना कोई हाँ हूँ किए वो उठकर फिश एक्वेरियम के पास चली गई। अजान और मरजान दोनों की नज़र बेवक्त वक्ता पर जा रुकी। ये इसकी मेंटल हेल्थ रिपोर्ट है। कमेलियन वक्ता पिछले 4 साल से कई दिमागी बीमारियों का शिकार है। पिछले 4 साल से उसकी फैमिली यानी उसके फादर इससे मिलने नहीं आए। हमने उसका काफ़ी इलाज करवाया, उसके फादर को भी बार बार वार्निंग रिपोर्ट्स दी, मगर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ADHD जैसे संगीन मसाइल से लड़ रही है। फिर हमारे ही डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर ने आपका नाम रिकमेंड किया। आई नो आप बच्चों का केस हैंडल नहीं करते, मगर आप वहदा को एज ए चैलेंजिंग केस लें। दरख्वास्त है, पढ़ाई के अलावा वो किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखती। जहाँ बैठे घंटों वही बैठी रहती है। खुद को हर्ट करना, दूसरे बच्चों को ज़ख्मी करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि 24 घंटों में ये 24 लफ्ज़ भी नहीं बोलती। मरजान ने वो फाइल उजान की सिम बढ़ाते परेशान हुए सब बताया, जब कि इतनी छोटी बच्ची को इतने संगीन मसाइल हैं। ये जानकर उजान को भी फिक्र नहीं गिरा। 4 साल से उसके फादर इससे मिलने नहीं आए, क्या इसकी कोई वजह है? उजान ने फाइल पर निगाह दौड़ाते मरजान की जानिब देखते इस्तफसार किया। 1 माइंडेड चाइल्ड है शायद, तभी। मरजान का लहजा तारीख पड़ा। क्या उसके दोस्त हैं? उजान ने मजीद पूछा। नहीं, यहाँ तक कि अपनी टीचर तक से उसकी दोस्ती नहीं है। मरजान का जवाब उजान के लिए तशवीशनाक था। क्या कोई ऐसी चीज़ जो इसे खुश करती हो? कुछ भी ऐसा? उजान ने इस बार एक्वेरियम की गिलास को उंगली की पोर से छूकर इन तैरती मछलियों के साथ खेलते देखकर पूछा। पानी से खौफ खाती है, फोबिया के तहत, फिर भी इसे स्विमिंग देखना और फिशिंग करना पसंद है। उजान को उसकी मछलियों को रगबत से देखने पर ही अंदाज़ा हो गया। गुड, क्या ये फ़िश खाना भी पसंद करती है? उजान के गहरे सवाल पर मरजान ने कुछ सोचते सर हिलाया। जी नहीं, एलर्जिक है फ़िश खाने से, और रोती नहीं है। मरजान का आखिरी जुमला उजान के लिए झटका था। व्हाट? उजान की हैरत इतनी थी, आज तक वहदा को मैंने या किसी ने रोते नहीं देखा। मरजान ने अफसोस और दुख से बताया,
समझ गया। अब आप बाहर जाकर वेट करें, मैं वहादा से कुछ बात करना चाहता हूँ। उजान ने नरमी से कहा, जिस पर वो सर हिलाई मुतमीन सा मुस्कुराती उठकर क्लिनिक ऑफिस से निकली, जबकि उजान ने रोलिंग चेयर घुमाकर पुरसुकून अंदाज में वहीं बैठे बैठे वाहदा की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व की। तब तक इसे ना मुखातिब किया जब तक वो खुद थक कर पलटे वापस ना आ गई। सबको लगता है मैं पागल हूँ, मैं मरजान को भी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अंकल कि मैं पागल नहीं हूँ। मुझे दर्द नहीं होता, आई मीन चोट लगे तब भी नहीं। इस वजह से मुझे रोना नहीं आता। मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने डैड की आंटी को बात करते सुना था कि वो मुझे कचरे के ढेर से उठाकर लाए थे। ये भी बोली कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, सो अगर मैं उनकी बेटी नहीं तो उनको मुझसे भला प्यार क्यों होगा। मेरे पास फैमिली नहीं है, ये चीज़ मुझे हर्ट करती है, बस तभी मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ। ओजान ने उसके पास टेबल के रुक कर बोलने पर दिलचस्पी से वाहदा को सुना। हैरत उसके कंजेंशियल सेंसिटिव टू पेन होने पर थी और दुख उसके मिजाज की तलही पर। अगर किसी को अल्लाह माँ बाप नहीं देता तो इसे दोस्त बनाने की ज़्यादा एबिलिटी ज़रूर देता है, और इसमें दोस्त बनाने और बनने का हुनर भी आम लोगों से दुगना रखता है। उस्ताद भी तो माँ बाप जैसे होते हैं। वादा, आओ बैठो यहाँ। उजान के नरम रवैये पर वो बिना एतराज़ सामने कुर्सी पर बैठी। लेकिन मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। कचरे के ढेर पर अच्छी चीज़ तो नहीं फेंकी जाती अंकल। मैं खुद किसी के करीब होना पसंद नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बाकी बच्चों की तरह आम क्यों नहीं बनाया गया। वो आम बच्चों से कहीं दर्जे समझदार भी थी और इतनी सी उम्र में हर अच्छी बुरी चीज़ को जानती भी थी। किसी की बात पर तवज्जो मत दो वाहदा, अगर तुम इस दुनिया में आई हो तो इसके पीछे मकसद है। बच्चे, क्या तुमने कुरान पाक पढ़ा है। ओजान के नरम सवाल पर फौरी ज़रा उदासी तर किए सर हिला गई। फिर तो बेहतरीन है। अल्लाह ने इसी किताब में फरमा रखा है कि किसी चीज़ को बेवजह तहलीक नहीं दी गई। इस दुनिया में हज़ारों तुम जैसे बच्चे होंगे जिनको माँ बाप नहीं दिए गए या वापस ले लिए गए, लेकिन वो दुनिया का चमकता सितारा बने। उनकी फैमिली वजूद में आई, वो दोस्तों के दोस्त बने, वो महफिल की जान बने, वो कमज़ोर होकर गिरे नहीं। तुम जानती हो तुम्हें जो चोट पर दर्द नहीं होता ये एक बीमारी है, लेकिन तुम इस बीमारी को अपनी मजबूती बना सकती हो। शायद ये तुम्हारी तकलीफ़ में कमी का एक सबब रखा हो कुदरत ने। मैं मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा ना। और जान को ये सब कहते उसकी उम्र और कम सनी का ख्याल आया तो रुक कर मुस्कुराया, जिस पर वाहदा भी धीमा सा मुस्काई। नहीं, मैं वो सब भी समझ लेती हूँ जो अभी मेरे समझने के लिए नहीं है। मेरी उम्र पर नाजायज़ तजुर्बा शायद आपसे भी ज़्यादा हो। वाहदा की हाजिर जवाबी पर उजान खुलकर हंसा। मैं पहली बार किसी से इम्प्रेस हुआ तो कहाँ था मैं। उजान ने भरपूर दोस्ताना अंदाज बनाए। वाहदा को 24 जुमले तो कहलवा ही डाले थे। शायद वो पहली बार इतना बोली थी। जब डैड मुझे अपने साथ रखते थे तब उनकी एक हालत थी, वो डैड पर मुझे लेकर बहुत गुस्सा करती कि मुझे इस ढेर पर फेंक आए वरना मेरा मरा मुँह देखेगा। वो मुझे नाजायज़ कहती थी। तब मुझे इस लफ्ज़ का मतलब नहीं पता था, पता तो अब भी नहीं है, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये अच्छा लफ्ज़ नहीं है। डैड ने तभी मुझे 7 साल की उम्र में बोर्डिंग भिजवा दिया। वो मुझे सबसे छुपाना चाहते थे और मैं छुप भी गई। वो बस कॉल करते हैं, मेरा हाल पूछकर मेरी हाँ सुने फ़ोन बंद कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वाहदा ने वो हाँ उनको धोखा देने को कही है, लेकिन मुझे इनसे शिकायत नहीं है। उन्होंने मेरी वजह से बहुत बुरी बुरी बातें सही। ये तो उनकी अच्छाई है कि मुझे वापस कचरे के ढेर पर फेंकने के बजाय वो एक मुनासिब जगह छोड़कर मुझसे बेखबर हो गए। वाहदा का एक रंधा लफ्ज़ न जाने कि वो जान को दिली तकलीफ़ दे गया, जैसे किसी अपने का गम सुन बैठा हो। तुम्हारी मम्मी कौन है, क्या तुम्हें इल्म नहीं है वाहदा। उजान ने इस बार उदासी से पूछा। नहीं, आप ढूंढ देना उनका पता। वाहदा की हसरत पर उजान ने गहरा सांस खींचा। इसके लिए तुम्हारे डैड से मिलना पड़ेगा। कोशिश करूँगा, लेकिन तुम हर वीक में 2 बार मेरे पास आओगी। हम यूं ही खूब बातें करेंगे। मैं तुम्हारा दोस्त बनने को भी तैयार हूँ, इस शर्त पर कि तुम मरजान मैम को तंग ना करो। उजान की दोस्त बनने की ऑफ़र वाहदा के लिए शायद ज़िंदगी की पहली राहत थी। मैं तो पहले भी तंग नहीं करती, फिर भी आपकी बात मान रही हूँ। आप काफ़ी सेंसिबल इंसान हैं, और वाहिद भी जिससे वाहदा ने इतना सब शेयर कर लिया बिना आपके उकसाए। वाहदा की तारीफ़ पर उजान मुस्कुराया भी। उठकर अपनी जगह से उसकी तरफ बढ़ा तो वो भी कुर्सी छोड़े उठ खड़ी हुई। तो फिर डील डन। मैं तुम्हारी मम्मी की तलाश करूँगा और तुम एक नॉर्मल लेडी की तरह बिहेव करोगी, मंजूर है। उजान ने अपना मजबूत और पुरकशिश हाथ वाहदा की तरफ बढ़ाया, जिसे इसने फौरी अपने उजान से आधे नरम हाथ से थामा। दिल तो नहीं चाह रहा, पर ओके। एहसान जताते हुए वो लगभग उजान के बराबर आती वाहदा इससे हाथ मिला गई। गुड, आओ अब तुम्हें मज़ेदार ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। ये इस फ्रेंड की तरफ से दोस्ती का आगाज़। अज़ान की कंपनी वाहदा ने एंजॉय की, तभी तो वो फौरी मान गई। जबकि मरजान की मुलाकात बाहर आकर जिस फर्ज से हुई वो उनकी आंखों में बेयकीनी भर लाया। तुम जिंदा हो। मरजान की आंखें पथराई और भीगी थी। माँ और भाई के अलावा शायद मिन्हाज सिकंदर की ज़िंदगी का महवर मरजान के गिर्द भी घूमता था। हाँ, मिन्हाज के लहजे में तासिफ था। मरजान का दिल चाहा इस शख्स का सीना नोच डाले। वो तकलीफ़ से चटक गई। बहुत ही बेरहम हो तुम मिन्हाज सिकंदर, हमें अपने जीते जी मौत की तकलीफ़ से गुजारते। शर्म नहीं आई तुम्हें? कैसे खुदगर्ज़ और शफाक को मेरा नहीं अपनी माँ और भाई का तो सोचा होता।
मरजान बिना लिहाज के फट पड़ी, जबकि मिन्हास को ज़रा उम्मीद न थी कि किस्मत उन्हें इस जगह ला पठेगी। मैं साईं की मौत का दुख सह ना पाया था। मरजान उनके साथ ही मर गया था। माफ़ कर दो। वो हैरत ज़दा थी कि 14 साल इस औरत की ज़िंदगी के बर्बाद किए वो किस बेशर्मी से माफ़ी मांग सकता है। और तुमने सोचा अपने साथ जुड़े लोगों को भी बुरी मौत दूँ। तुम्हारी मौत की खबर ने मुझ पर क्या सितम तोड़े, इसकी तलाफ़ी तुम असल वाला मर कर भी नहीं कर पाओगे। मुझे मेरे घर वालों ने एक जानवर के साथ बांध दिया जिसने मरजान को नोच नोच कर खा लिया। तुम्हारी माँ और भाई तुम्हें भले माफ़ कर दे, मैं नहीं करूँगी। मरजान किसी जिन जाति की तरह रोती जालिम हरजाई पर बरसी, जबकि मिन्हाज की आंखों में तिरछी उतरी। मुझे लगा तुम अपने घर खुश हो, मुझे भूल गई हो। मिन्हाज ने तड़प उठते मरजान को थामना चाहा, जिस पर वो बेदर्दी से उनकी बाजू झटक गई। हाँ, बहुत खुश हूँ अपनी मोहब्बत की खबर पर इस दरिंदे शख्स का महल खड़ा देखकर बाछें खोल कर हंसती हूँ, लेकिन तुम्हें क्या, तुम फ़र्ज़ निभाओ, रोनते रहो सब रिश्तों को। जानते हो, मेरे सुतीले बाप ने 2 साल पहले मुझे जिस दरिंदे के गले डाला वो आज तक मुझे दुनिया के सामने बीवी बनाकर नहीं लाया। डरता है उसकी इज्जत ना खराब हो जाए, लेकिन मैंने भी इसे 2 सालों में थोड़ा थोड़ा करके इतना जहर दिया है कि जल्द वो मर जाएगा। मरजान की वहशी टोन और यह अलमनाक इतराफ़ात पर मिन्हास का दिल कँपाया। किसकी बात कर रही हो? मिन्हास का दिल चाहे से झंझोड़ दें। बहराम मलिक की 2 साल से उसकी बीवी हूँ और इसने मुझे यूँ छुपा कर रखा है जैसे उसका गुनाह है। मरजान, 12 साल इंतज़ार किया तुम्हारा मिन्हास, मगर मेरे नसीब में ये कैद लिखी थी जो मुझे सहनी पड़ी। मैंने बहुत बार बहराम को मारने की कोशिश की पर नाकाम हो गई, और तभी पिछले कुछ माह से स्लो पॉइज़न दे रही हूँ। वो मुझे बहुत तकलीफ़ देता था। कई कई दिन घर से गायब रहने के बाद जब लौटता है तो मरजान इससे ज़्यादा कह ना सकी, उससे सिसक पड़ी। मिन्हास की आंखों में लहू उतरा। लेकिन इस मरदूद ने तुम्हें छुपा कर क्यों रखा? मिन्हास का दिमाग झनझनाया ताकि वो दुनिया जहाँ की औरतों के मुँह बिना रोक टोक लग सके। आज तक किसी को उसकी मुझसे शादी का इल्म नहीं, ना इसने मुझे कभी ये राज खोलने दिया। इसे मैं इतना जहर दे चुकी हूँ कि अब तक वो मरने के दहाने पहुँच गया होगा। मरजान का सुर्खियों आंसुओं की नमी में कमलाया चेहरा तकता मिन्हास पथराया था, जबकि इस जहर का असर ही बहराम मलिक पर होना शुरू था, जो उसके जिस्म में हरकत करते खून में कैंसर बनकर बेदार हो चुका था। मरजान, वो उसको देखकर जैसे पुकारे। मरजान ने अजियत से नज़र फेरी। मर गई तुम्हारी मरजान, नफरत से कहे वो वहाँ से जब पलटी तो अदम वहीं उनको बुलाने के लिए चला आ रहा था। मिन्हाज सिकंदर पर गोया हर आती जाती सांस। मरजान से ये 14 साल बाद का सामना मुश्किल कर गया। फ़िरोज़ शमशेर अंसारी की आज़ादी या सज़ा का तयन आज होना था और उसके लिए हसीब खानज़ादा भी कोर्ट पहुंचा। तो फैल भी हमरा था। वासिफ मीर और दुरानी में सख्त मुकाबला, दलाइल और बहस हुई, जबकि गवाहों और सबूतों के बावजूद फ़िरोज़ शमशेर की जानिब से अदा की गई ज़मानत की रकम उसकी वक्ती जीत बनी। लेकिन ये ज़मानत चंद रोज़ा थी और जज की जानिब से फ़िरोज़ को ये रहाई खुद पर लगे इल्ज़ामात को झूठा साबित करने के लिए दी गई, जिसका इसने जज के सामने मुतालबा किया। हाँ, इस बीच फ़िरोज़ पर मुकदमे चलने वाले थे जिसके सबब वो मुल्क से फ़रार भी नहीं हो सकता था, यहाँ तक कि शहर तक से नहीं। हसीब खानज़ादा और दुरानी दोनों ही कोर्ट के बाहर खड़े इस गैर मुतवक्का फ़ैसले पर महवे गुफ्तगू थे। तभी फ़िरोज़ की नज हंसी पर दोनों मुतवज्जो हुए। वासिफ मीर इसके हमरा खसियानी हंसी हंसता मौजूद था। हसीब और तुफ़ैल की रगों में इस मनहूस की शक्ल देखते शरारे दौड़े। तो भाई खानज़ादा, फुस हो गई तुम्हारी और तुम्हारे यार की कोशिशें। देख लो, आज़ाद हो गया हूँ और जल्द तुम सबके नाहक थोपे मुकदमों से भी भरी हो जाऊँगा। फ़िरोज़ अपनी ज़रा सी कामयाबी पर ही हवा में उड़ रहा था। तो फैल और हसीब दोनों ने नफ़रत छलकाती निगाह लिए देखा। अलबत्ता दुरानी की नज़र वासिफ मीर पर थी। ये तो वक्त बताएगा फ़िरोज़ साहब। वो आपने सुना है ना, रस्सी खींचने से पहले से ढील दी जाती है और यही कानून कुदरत है। आप आज़ाद तो हो गए, लेकिन अपने जराइम की माफ़ी कभी नहीं पा सकेंगे। और भूलिए मत, ये ज़मानत जो आपको मिली है बारिश में बने बहुत नापायदार बुलबुले जैसी है। हसीब का लफज फ़िरोज़ को तलवों लगा सर पर बुझा, आंखों में लहू उतरा। तुम यही सोचकर दिल को तसल्ली दो बच्चे, तुम लोगों का ये ज़म भी जल्द तोड़ूंगा। फ़िलहाल अंसारी हवेली के रंग में बंग डालने का वक्त है। चलो वासिफ मियाँ, देर ना हो जाए फसाद बर्पा करने में। बिना कोई गैरत और शर्म खाए फ़िरोज़ ने डिठाई और बेगैरती की सारी हदें अबूर के नज़ कहा लगाते इस शैतानी वासिफ मीर के साथ कदम वहाँ से हटाए, जबकि हसीब ने मुठियाँ बेचते अपना उमड़ता गज़ब दबाया। बहुत फुदक रहा है, जानता नहीं है कि एक मौत और ज़िल्लत से भले बच गया, मगर रुसवाई की दूसरी दलदली से खुद में निकलने को तैयार बैठी है। हसीब ने इस मनूस को जाते देखकर नज़र फौरी फेर ली, जबकि दुरानी पर हवा नज़र डाले वो उसकी तरफ 2 कदम बढ़ा। जब इतने सबूत और गवाह थे, फ़िरोज़ की 2 नंबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, लैंड माफिया से मुंसलिक होने के कानूनी दस्तावेजात थे, तो ये मनहूस कैसे रहा हो सकता है? दुरानी, क्या यहाँ इंसाफ बाकी नहीं रहा? हसीब का बस न चला। एक आध इस दुरानी को भी लगा डाले जो अफसोस की मूरत बना खड़ा तपा रहा था। सर कत्ल का कोई इल्ज़ाम फ़िरोज़ पर साबित नहीं हुआ, ना होगा, और इसके अलावा हर जुर्म के लिए मुजरिम के पास ज़मानत की अपील का हक मौजूद है। फ़िरोज़ जज के सामने अपने तमाम जराइम से मुकर गया और साबित करने का यकीन भी दिलाया। ज़मानत की रकम में अदा की। मैंने बहुत मामला समेटने की कोशिश की, मगर उनके पास बेगुनाही के दस्तावेजात थे।
वल्लाह इल्म झूठे थे या सच्चे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नूरानी का चेहरा पशेमानी से तारीक पड़ा। हसीब ने जबड़े भेजते सांस खींचा। तो अब इस दरिंदे को क्या खुली छूट दें? ये ओज़ान और बाकियों की ज़िंदगी वापस से जीरन करेगा। अब तो खुलकर सामने आ चुका है। हसीब ने खुरदरे लहजे पर कोई कंट्रोल ना रखते दुरानी को देखा। सर, हमें फ़िरोज़ के जराइम साबित करने के लिए नवाज़ के साथ मकबूल जान की भी गवाही चाहिए। इसने अपनी बहू की गाड़ी का हादसा करवाया। ये बात अगर मकबूल जान अदालत में आकर कहे तो फ़िरोज़ को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। तनवीर अगर अपने तमाम काले धंधों का इतराफ़ करे और फ़िरोज़ के खिलाफ गवाही दे तब हमारा केस बहुत मजबूत होगा। नसीब तो उसके कहे जुमले पर ही पथरा गया। वेट, क्या मतलब है इस बात का? बहू की गाड़ी का हादसा फ़ायज़ा और अरेज़ की गाड़ी के साथ वाकई फ़िरोज़ ने? या मेरे अल्लाह, हमें तो सिर्फ शक था। हसीब पर यह इंकशाफ कोड़े की तरह बरसा। इसे याद था कैसे उसके बाबा दयान के लगाए इल्ज़ाम पर तड़प तड़प कर रोए थे कि भला वो क्यों अपनी बहन की जान लेंगे। जी हसीब साहब, ओज़ान सर को ये सच्चाई कंफर्म हो चुकी है, जबकि नवाज़ के बयान में ये बात वाज़िह है कि वो मकबूल जान ने 2 बेगुनाहों की जान ली और मुझे यकीन है वो 2 बेगुनाह रेज़ और फ़ायज़ा अंसारी थे। दुरानी की दी तफसील ने हसीब के दिमाग की चोलें तक हिला दी। तो फिर इस मकबूल जान की जान निकालने का वक्त हुआ चाहता है। चलो तुफ़ैल, हसीब ने बेपरी मौज की माने सख्त लहजे में कहते ही तुफ़ैल की हमरा गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए, जबकि तुफ़ैल ने ड्राइविंग सीट संभाली और हसीब उसके साथ अटकते ही फ़ोन पकड़े ओज़ान को काल मिलाए डोर बंद करता बैठा। ओज़ान अपने और वहदा के सेशन से फ्री हो चुका था और वापस ही जाने वाला था जब हसीब की काल पर उसके पोर्च की जान जाते कदम थमे। मिनहास भी इसके मुंतज़िर गाड़ी के पास खड़े दिखाई दिए, जिन पर क़यामत गुजर चुकी थी। ज़मानत हो गई तेरे दादे की। हसीब का लहजा रूठा था, ऊपर से खबर इंतहाई बुरी। यही डर था, मेरी बर्दाश्त आज़माने फिर से आ गई, यानी वो। ओज़ान की दबाई हकारत पर हसीब ने गहरा सांस खींचा। तूने मुझसे ये क्यों छुपाया ओज़ान के फ़ायज़ा पप्पो की गाड़ी के साथ हादसा इस फ़िरोज़ ने ही करवाया? मुझे तो ऐसी उम्मीद ना थी। वो दरिंदा कातिल इतनी आसानी से ज़मानत पा गया और हम कुछ ना कर सके। हसीब के लहजे में तलही थी जिस पर ओज़ान लम्हा भर परेशान हुआ। मुझे असल मास्टरमाइंड तक पहुंचना था यार। सूफ़ी ने तुफ़ैल को बताया था कि 6 साल पहले फ़िरोज़ और मकबूल जान में एक डील हुई थी किसी को मारने के हवाले से। अब वो डील क्या थी, इसे जाने बिना कोई कदम उठाना ठीक नहीं। दादा इसकी सज़ा ज़रूर पाएंगे क्योंकि तेरे साथ वो मेरे मुजरिम भी हैं, मगर असल गुनाहगार तक पहुँचने के लिए इस शख्स को अब उसके आगे चारे की सूरत फेंकना है। मकबूल ना सिर्फ कानून के महकमे की काली बदनुमा बेड़ है, बल्कि वो ज़रूर कुछ ऐसे गुनाह का मर्तकब हुआ है जो हमसे फ़िलहाल छुपे हैं। ओज़ान का लफ्ज़ हसीब के गुस्से को ज़ायल करता गया। मकबूल अब ज़मीन में भी जाकर छुप जाए, उखाड़ कर भी नीचे निकालना पड़ा तो करूँगा, पर तूने इतनी बड़ी बात छुपाकर अच्छा नहीं किया ओज़ान। हसीब का शिकवा बजा था, पर ओज़ान को खुद ये सब कुछ दिन पहले कन्फर्म हुआ मिनहाज सिकंदर से। मुझे खुद कुछ दिन पहले इल्म हुआ दादा ने फ़ायज़ा को मरवाने के चक्कर में अपने बेटे को भी मौत के मुंह में पहुंचा दिया। लेकिन ये सब उन्होंने खुद नहीं किया, किसी से करवाया है, किसी ऐसे से जिसके दिल में फ़ायज़ा और आरेज़ अंसारी के लिए शदीद नफ़रत थी। और मुझे लगता है वो आदमी कोई और नहीं मकबूल जान है। अब ये कन्फर्म करना, उसके बारे तमाम सबूत और गवाह जमा करना तेरी ज़िम्मेदारी है। ओज़ान ने एक बार फिर दुरुस्त अंदाज़ा लगाया, लेकिन हसीब के सर पर वाकई इस वक्त खून सवार था। ठीक है, आज मकबूल जान की अयाशी का आखिरी दिन समझ फिर वीरे, हसीब ने कहते ही काल काटी, जबकि ओज़ान को हसीब के गुस्से से खौफ महसूस हुआ। सब ठीक है ओज़ान? ओज़ान को एकदम परेशान देखते मिनहास उसके करीब चले आए। दादा रिहा हो गए ज़मानत पर, हमें हवेली निकलना होगा, चलें रास्ते में बताता हूँ। ओज़ान की उजलत और बेकरारी के पेश नज़र मिनहास सिकंदर ने भी मज़ीद कोई सवाल जवाब ना किया और दोनों ही गाड़ी की सिमत कदम बढ़ा गए। और कोई मनहूस खबर है वो भी सुना दो, हद हो गई। हसीब ड्राइविंग के बीच मौसूल होती इतला पर गरा उठा। तुफ़ैल को थाने ड्रॉप के वो सीधा वापस हवेली जा रहा था जब इरशाद की जानिब से मिलती बहराम की हालत बिगड़ने की खबर पर जीप का रुख वापस गोदाम की तरफ किया। सर, बहराम की रंगत पीली पड़ रही है, लग तो यही रहा है अगली सांस आखिरी होगी। क्या करूँ? डॉक्टर का कहना है इसे फौरी अस्पताल मुंतकिल करना होगा। इरशाद भी क्या करता है ये बुरी खबर देने पर, मजबूर जो था, कोई ज़रूरत नहीं आता हूँ। हसीब ने दांत नकोस्ते काल बंद की और आधे घंटे के बीच गोदाम पहुँचा। बाहर एक की वलीमे के लिए रवानगी के कई मैसेज आ चुके थे, पर इस वक्त हसीब का दिमाग गरमाया हुआ था तो फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। बड़े दांत निकल रहे हैं तेरे, नीचे कर नज़र वरना उंगलियां घुसेड़ कर निकाल लूँगा। हसीब जब अंदर आया तो तनवीर जो अब तक रस्सियों से बंधा था हसीब की हालत पर जब हंसा तो हसीब ने लपक कर उसकी गर्दन बुरी तरह दबोचे कहरनाक होतेवान किया। हाँ, अब तुम सबका कलेजा फ़िरोज़ निकालेगा। तेरे मुंह पर छाए मनहूस तासरात से इतना तो कन्फर्म है कि मेरा यार आज़ाद हो गया। रही बात इस बहराम की, इसे ऐसी ही मौत मिलनी थी, हराम खाकर और गंद निकल निकल कर। इसकी ऐसी इबरत तो तय थी। तनवीर के जहर भरे तमाम
तमस्खराते जुमलों पर हसीब का पारा चढ़ा। तुम सब एक ही गटर के कीड़े हो। ये बहराम कल को तेरा सब था ना। कैसे इसकी धमकी पर थर-थर कांपते तूने अपनी औलाद तक का सौदा किया। कंवल को इस मलून के आगे प्लेट में पेश करके इस औरत का घर, सुकून और उसका वकार सब तबाह किया, सिर्फ अपने लालच और मफाद के लिए। अब यही तुझे नकारा और गंदा लग रहा है, और जिसे तू अपना यार कहकर इसकी रिहाई पर खिलखिला रहा है। इसको सारी उम्र उंगलियों पर नचाकर ब्लैकमेल भी तूने किया था। फिर दाइब अंसारी को मारने पर तुझे सीधी फांसी होगी। इसे भी जहन नशीन रख। अपने बारे में सोच तनवीर पाशा, बाकियों की फिक्र छोड़। तेरे मुंह को लगे हराम और हलक से निकले जाते गंध का असर भी करीब है, मत भूल। हसीब का लफ्ज़ तनवीर के रोंगटे खड़े कर गया। डर के सबब सनसनी हेज लहर तनवीर के अंदर तक उतरी। मजीद भी ये मुंह मारी होती, मगर बहराम मलिक जो 2 दिन से मौत की अजियत से लड़ रहा था, एकदम खून की उल्टी होने पर कुछ देर जैसे उखड़ते सांस लेता दम तोड़ गया। इस पर लम्हा पर हसीब इरशाद और तनवीर की भी सिट्टी गुम हुई। हसीब ने 2 जानों अपनी गन इरशाद को पकड़ाए बैठकर जब उसकी गर्दन की रग छुई तो बहराम मलिक की मौत का यकीन पाते ही चेहरे पर तलखी उतरी। बहराम की ऐसी मौत पर तनवीर का चेहरा भी तारीक पड़ा। मौत का खौफ अगर तुम कमजरफों को हो ना, तो तुम लोग कभी गलत काम ना करो। इसे देख कल तक बढ़ के मार रहा था, मर गया, और ऐसी मौत मरा है कि खुद में एक सज़ा है। बदबख्त, अब तो शर्म कर जा, लेकिन मैं भी किसे कह रहा हूँ। हसीब का दिमाग इस वक्त सुन था जबकि बहराम मलिक की मौत ने मजीद वहशत तारी की। तनवीर उसके बाद ना हंसा ना एक लफ्ज़ बोला। अभी ये सब ऐसा होलनाक था कि इसे बर्दाश्त करना बजाते खुद अजियत से लबरेज था। वहीं फ़िरोज़ शमशेर अंसारी को अंसारी हवेली के मेन गेट के बाहर लाकर गाड़ी रोकता वासिफ ने जिस मुस्कुराया। खबर मिली है कि हवेली में मुलाजमीन और गार्ड के सिवा कोई नहीं, सब पिनार ध्यान के वलीमे को अटेंड करने हाल में जा चुके हैं। अगर आप चाहें तो मेरे करीब खाने चल कर थोड़ा आराम कर लें। वासिफ की पेशकश पर फ़िरोज़ खबासत से मुस्कुराकर अंसारी हवेली की फलक बोस ऊंची दीवारों को देखने लगा। नहीं, जो मज़ा सबको घर में पहले से मौजूद होकर झटका देने में है, वो बाद में आने में नहीं। मीर, तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरी कॉल का इंतज़ार करना। जब तक वो लोग वलीमे की आखिरी खुशी मना कर आएंगे, फ़िरोज़ तब तक आराम करेगा। फ़िरोज़ ने नहूद से सर झटका और वासिफ ने कोई इतराज़ न किया, इसे जाने दिया। जबकि फ़िरोज़ की आमद पर हवेली के तमाम मुलाजमीन और गार्ड पत्थर के मुजस्मे बनकर रह गए, मगर कोई इसे रोक ना पाया और वह सबकी हैरत और खौफ को महजूज निगाहों से देखता अंदर बढ़ता चला गया। वासिफ ने एक इज़तरारी निगाह इस बंगले पर सर्द की। वक्त आ गया है वासिफ मीर, अपनी तकलीफ़ का बदला लेने का। मेरी मासूम वादा, तुम्हें इंसाफ दिलाने का वक्त आ चुका है मेरी जान। इस हवेली का एक अहम हिस्सा तुम भी हो, जल्द ये बात खुल जाएगी। ये जुमला बोलते हुए वासिफ की आंखों में आग थी जो हर शय तहस नहस कर देने की खासियत रखती थी। जबकि वहदा अंसारी हवेली के का हिस्सा कैसे थी, ये बात अभी दिमाग की चोलें हिला देने जैसी हैबतनाक थी। मगर ऐसा लग रहा था अभी बहुत बड़ा सचिन ऊंची दीवारों में दफन था, जिसके खुलने का वक्त भी आ ही गया था। जी जनाब, पिछली एपिसोड के बुरे रिस्पांस के बावजूद मैं दे रही हूँ 70 किस्त। जो कह रहे थे नावल बोर हो गया है, बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, तो उनका आज जो है वो शिकवा दूर हो गया होगा। तो मैंने बहुत सारे झटके एक साथ लगा दिए हैं। तो कैसी लगी है किस्सा आपको ज़रूर बताइएगा। तो अजान और दादा साहब के टाकरे के लिए कौन मुंतज़िर है, अगली एपिसोड भी धमाकेदार होने वाली है और झटका स्पेशल भी होगी, तो गेट रेडी। तो मिलते हैं 71 एपिसोड में। बस एंडिंग करने वाली हूँ मैं, बिल्कुल आपको बोर नहीं करना, मैंने बस ख़त्म करने लगी हूँ नावल में 5-6 किस्तों में किस्सा ख़त्म। तो मिलते हैं फिर 71 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।